हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन निकालना है हमें। ठीक है कि कोई हमें इक्वेशन दे रखी है, उसमें हमें इंटीजर सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन के हेल्प से। जनरेटिंग फंक्शन की हमने वीडियोस बना रखी हैं पहले। अब आपने ये देखना है, अगर आपको स्टार्टिंग में कोई चीज़ें समझ में ना आए तो आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो मतलब ऐसे मत सोचना कि स्टार्टिंग में अगर आपको समझ ना आए तो आगे नहीं आएगा, वो आ जाएगा आपको समझ में, धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। तो ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, अब देखते हैं पहले कि नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन निकालना मतलब क्या है। पहले आपको दिया कैसे रहता है, जैसे डिटरमाइन बोल रहा है, आप डिटरमाइन करो द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन निकालो टू लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है। लीनियर इक्वेशन मतलब x1 की ऊपर पावर 1 ही है, मतलब x1 जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, x2 की पावर 1 है। स्क्वायर नहीं है इसके ऊपर, स्क्वायर क्यूब लीनियर पावर में अलग अलग सेपरेटेड है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। ये लीनियर इक्वेशन हो गई। अब वो बोल रहा है विद, इसमें आपको नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन निकालना है। इंटीजर्स क्या होते हैं पहले आप ये भी देख लो। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर हो गए, एंड सो ऑन, है ना, पूरे हो गए। और जीरो भी आपने इंक्लूड कर देना इसमें, और -1 -2 एंड सब, है ना। तो आपने डेसिमल वाले नहीं लिख सकते, मतलब 1.2 1.3 इसमें नहीं आते इंटीजर्स में। इंटीजर में 0 1 2 3 4 और -1 -2 ऐसे करके ये सारे, ठीक है, ये इंटीजर्स होते हैं। तो अब वो बोल रहा है डिटरमाइन करो द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन निकालो, इस लीनियर इक्वेशन के इंटीजर सॉल्यूशन निकालो वेयर x, जो x1 है, जो पहला वाले वेरिएबल है x1, वो वैल्यू ले रहा है 0 से 1 के बीच में। इंटीजर सॉल्यूशन निकालना है तो x1 इंटीजर वैल्यू लेगा 0 से 1 के बीच में। तो x1 क्या वैल्यू ले सकता है, 0 और 1, उसके बीच में तो कोई इंटीजर नहीं है, तो x1 वैल्यू ले सकता है 0 to 1, क्योंकि इंटीजर सॉल्यूशन निकालने में, है ना। x2 ले सकता है बोला वैल्यू, ये रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है उसने x1 x2 वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो वो आपको अलग अलग रेस्ट्रिक्शन मिलेंगी कि x1 x2 की ये रेस्ट्रिक्शन है, तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके जो इसको सेटिस्फाई करें। x1 की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में सारे इंटीजर्स, तो 0 और 1 हो गए, मतलब इंटीजर है ना, उसके बीच में तो कोई और इंटीजर नहीं होता। और इक्वल टू लगा रखा है इसने, तो 0 को इंक्लूड कर दिया और 1 को भी इंक्लूड कर दिया, इक्वल टू लगा हुआ ना। तो ठीक है, ये दो x1 वैल्यू ले रहा है 0 और 1, x2 वैल्यू ले रहा है 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 के बीच में एक 1 भी आता है। तो x2 क्या क्या वैल्यू ले रहा है, 0 भी ले रहा है, इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ है 0, बीच वाला भी ले रहा है 1, मतलब बीच में एक 1 भी है, और एक 2 भी ले रहा है, यहाँ पे इक्वल टू लगा तो 2 भी ले रहा है। तो x2 वैल्यू ले रहा है 0 1 2, इंटीजर्स वैल्यू ले रहा है तो 0 1 2 ही लेंगे हम। और x1 ये इंटीजर सॉल्यूशन निकाल है तो x1 भी 0 1 वैल्यू लेगा। अब हमें चेक करना है कि जो वैल्यूज है ना, यहाँ पे तो हमें ना देखो फाइनाइट ही है नंबर मेरे पास, मतलब कम एग्जैक्ट मुझे पता है कि कितने हैं। जैसे इंटीजर x1 0 से 1 के बीच में कितना है, 2 ही है, और यहाँ पे इंटीजर x2 0 से 2 के बीच में कितना है, 3, 0 1 2, है ना। x2 इतनी वैल्यू ले सकता है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है वो बोलेगा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ऊपर को कोई बाउंड नहीं है। मतलब जैसे ऊपर मैं बोल रहा हूँ इन बिटवीन 0 से 2 बोल रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पे मैं इसको हटा दूँ, मैं बोलूँगा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फिर उसमें तो आप हर वैल्यू लोगे ना, फिर 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाया कि ऊपर अपर बाउंड मतलब x2 0 और 2 के बीच में। अगर मैं इसको नहीं लगाऊं कि 2 के बीच में, नहीं तो ये तो वैल्यू 0 1 2 भी ले सकता है ना, इनफाइनेटली मैनी। तो अभी ये फाइनाइट के लिए हम देख रहे हैं, या उसके लिए भी देखेंगे जब हम x2 वो बोल रहा है कि कुछ भी ले सकते हो आप 0 1 2, तो वो भी देखेंगे। अभी हमारा क्या है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना है, इंटीजर सॉल्यूशन, वेयर x1 के लिए रेस्ट्रिक्शन है 0 से 0 1 वैल्यू ले सकता है, x2 वैल्यू ले सकता है 0 1 2। तो अभी हमारा दो मेथड से हम देख रहे हैं। पहले हम सिंपल मेथड जो होता है वो कैसे देखते हैं, x1 वैल्यू है, x2 वैल्यू, क्या दो वेरिएबल है x1 x2, ठीक है, ये सम हो गया, क्योंकि हमें इक्वेशन में क्या है, सम ही दे रखा है ना। ये जो इक्वेशन हमें ये दे रखी है लीनियर इक्वेशन, इसमें क्या है, दोनों का सम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है वेरिएबल का, ठीक है। तो और x1 वैल्यू क्या ले सकता है, 0 और 1, ठीक है। तो पहले x1 ने 0 वैल्यू ली, और x2 क्या वैल्यू ले सकता है, 0 1 2, ठीक है। तो x2 ने पहली बारी में 0 वैल्यू ली, जब x1 ने 0 ली तो x2 ने 0 ली, तब देखते हैं क्या सम बनेगा इनका, तो 0 बनेगा, ठीक है, 0 बन गया सम, है ना, 0 + 0 0। अब x1 ने 0 ली, x2 ने 1 वैल्यू ली, तब क्या बन गया, 0 + 1, इस इक्वेशन में 0 + 1 तो 1 बन गया। फिर x1 ने 0 ली, x2 ने 2 ली, मतलब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, x1 को 0 फिक्स रख रहा हूँ और x2 को 0 1 2, मतलब जो x2 की वैल्यू 0 1 2 वेरी करवा रहा हूँ, तब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, तो क्या वैल्यू बन रही है यहाँ पे, 0 1 2 सम बन रहा है ना। पहली बारी में 0 सम, दूसरी बारी में 0 + 1 1 हो गया, तीसरी बारी में 0 + 2 2 हो गया, है ना। अब मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, 3 कब आएगा, मतलब वो सॉल्यूशन देख रहे हैं ना हम, तो मैं हर वैल्यू को चेक कर रहा हूँ।
x1 की वैल्यू पहले 0 और x2 की वैल्यू वेरी करवा दी 3, तो x1 फिक्स कर दिया और x2 की 3 वैल्यू वेरी करा दी। फिर दूसरी बार में क्या किया, x1 की वैल्यू 1 करी और x2 की वैल्यू 0 1 2 ले लिया, 0 1 2 ये ऊपर नीचे कर दिया मैंने, 0 1 2 है ना x2 की वैल्यू। तो ये इतनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास x1 x2 की, जो उसने रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ना, ये इतने केसेस बन गए। तब मैंने ऐड किया इनको, तो ऐड करते हुए क्या क्या बन रहा है, 0 1 2 सारे केसेस में। तो मैंने देखना है कि 3 कौन से केस में बन रहा है, क्योंकि मुझे 3 वाला चीज चाहिए ना, x1 प्लस x2 3 आए। तो वो कब बन रहा है, जब x1 की वैल्यू 1 हो और x2 की वैल्यू 2 हो। केवल एक ही केस है। तो नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन निकालने हैं आपको इस लीनियर इक्वेशन के, जब x1 प्लस x2 3 दे और x1 इसके बीच में वैल्यू ले सकता है, x2 इसके बीच में वैल्यू ले सकता है, तो वो केवल एक ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इस केस के लिए। जब 3 आएगा ना आउटपुट और x1 इसके बीच में वैल्यू लेगा, x2 इनके बीच में लेगा, तो एक ही हमारे पे पॉसिबिलिटी है जब x1 1 हो जाए और x2 2 हो जाए। अब आप बोलोगे ऐसे भी तो ले सकते थे कि x1 2 हो जाए और x2 1 हो जाए, नहीं ले सकते क्योंकि x1 की तो वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मतलब यही रेस्ट्रिक्शन है ना उसका कि x1 0 से 1 के बीच में ही ले सकते हो आप। तो उस वजह से यही एक नंबर, एक ही सॉल्यूशन बनेगा इसका। अगर यहाँ पे x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 होता, 2 होता यहाँ पे 3 नहीं होता 2 होता, तब आप देखते कि 2 कब कब आया है। तो एक 2 यहाँ पे आया है जब 0 और 2, x1 की वैल्यू 0 थी, x2 की वैल्यू 2 थी, और 2 यहाँ पे भी आया जब x1 की वैल्यू 1 थी, x2 की वैल्यू 1 थी। तो ये दो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे उस केस में, 2। जब 3 था तब एक ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन बने। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब x1 की वैल्यू 1 हुई, x2 की वैल्यू 2 हुई, तो एक सॉल्यूशन ये हुआ, पूरा एक सॉल्यूशन। मतलब जब 1 और 2 पुट किया तो दो सम करके 3 दिया, है ना। अब अगर 2 होता तो मैंने क्या बोला, 2 होता तो 2 बनेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन कौन से 2 बनेंगे, एक तो सॉल्यूशन ये है कि x1 इक्वल टू 0 ले लिया और x2 इक्वल टू 2 हो गया। जब 2 वाले केस में बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2 होगा जब, 3 वाले के लिए तो एक ही बनेगा यही वाला। अब अगर 2 होगा, सम 2 कब देगा, तो x1 इक्वल टू 0 हो, x2 इक्वल टू 2 हो, या x1 इक्वल टू 1 हो और x2 इक्वल टू भी 1 हो, ये वाला केस। इस टाइम पे भी 2 दे रहा है ना सम करके, तो ये 2 सॉल्यूशन बन जाएंगे इक्वल टू 2 वाले केस के लिए। ठीक है, ये तो हम कैसे कर रहे हैं, ये तो एक तरीका हो गया जनरल वे कि हम हर वैल्यू को चेक कर रहे हैं। हमने x1 0 किया, फिर उसके साथ x2 को वेरी करवा दिया 0 1 2, है ना, कि 0 के साथ 0 पहले, फिर 0 के साथ 1 करके चेक करा, सम करके देखा कब 3 आ रहा है कि नहीं, है ना। तो ये तो बड़ा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अगर आप देखोगे इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपको इस मेथड से नहीं करना है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरीका ये होता है कि वैल्यू पुट करते रहो, चेक करते रहो कि सम कब 3 आ रहा है। इन सब वैल्यू के लिए x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू वेरी करवाते चल जाओ और देखो कि कब 3 आ रहा है, कितने। तो आप देखोगे जितने बार 3 आएगा उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो 3 एक ही बार ही आया तो एक सॉल्यूशन है। अब 2 कितने बार आया, यहाँ पे 2 बार ही, तो इक्वल टू 2 के कितने सॉल्यूशन होंगे, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 होगा, तो उसके 2 सॉल्यूशन होंगे। एक ये वाला x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2, और एक x1 इक्वल टू 1, x2 की वैल्यू 1। ठीक है, और अगर अब सम 0 की, अब बोले यहाँ पे 0 होता है x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, तो एक ही सॉल्यूशन है इसका, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, वो दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बना रहे, दोनों को सम करके तभी 0 आएगा। तो एक सॉल्यूशन क्या है, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है, राइट। अब जो आपका ये दूसरा प्रोसेस है हमारा, उसमें क्या है, वो क्या कहता है, राइटिंग इट एज प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल के रूप में लिखो, उसके तरीके से आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल। देखो हमने यहाँ पे तो एक नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमने जनरल तरीके से निकाला कि वैल्यू, सारी वैल्यू पुट करके चेक किया कि कौन से वाले में कितने बारी में हमें 3 मिल रहा है। तो एक बारी x1 को वैल्यू 1 लिया, x2 की वैल्यू 2 लिया, तब मिल रहा है 3, और एक ही बारी मिल रहा है ना। तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल गया इक्वल टू 3 वाली इक्वेशन के 1, है ना। ठीक है, अब इसको ही हम अलग तरीके से कैसे करते हैं, जो जनरेटिंग फंक्शन वाला मेथड है ना, उसमें क्या करना होता है, राइटिंग इट एज प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल के रूप में लिखो। पॉलिनोमियल मैंने बताया, पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसी फॉर्म का a0 प्लस a1z प्लस a2z का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, डेड एरेस करके ऐसे z की पावर इंक्रीज करते चले जाएंगे। a0 a1 a2 क्या है आपके नंबर्स, ai क्या है रियल नंबर, रियल नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 पॉइंट डेसिमल वाले हो सकते हैं नंबर, ये a0 a1 है ना, ये नोन नंबर्स होते हैं। इन पर्टिकुलर हमारे पास ऐसा कुछ पॉलिनोमियल्स होंगे 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे टाइप का पॉलिनोमियल। ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें a0 a1 की वैल्यू 1 है, सबकी वैल्यू देखो a0 ये कोफिशिएंट थे ना, जो 1 हो गया, वो नंबर्स 1 ले लिए, तो एक पॉलिनोमियल, ये एक टाइप का पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे आप कोई भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये मतलब फाइनाइट तरीके से है ना। और अगर ये आगे आगे बढ़ाते चल जाए तो सीरीज हो गई है।
तो फाइनाइट है अगर तो ये पॉलिनॉमियल हो गया, फाइनाइटली मैनी टर्म्स हो गई इसमें, पॉलिनॉमियल हो गया। और ऐसे करके चलता है A0 प्लस A1 Z प्लस A2 Z स्क्वायर एंड A3 Z क्यूब ऐसे करके, है ना। अगर इन्फाइनाइट तक चल जाए तो ये सीरीज बोल देते हैं हम। अगर प्लस डेड कर दूँ तो मैं बोलूँगा सीरीज है, एक नंबरों की सीरीज है, ठीक है। तो एक जनरेटिंग फंक्शन में भी तो हम पावर सीरीज वाला बोलते थे, पावर सीरीज बनाते हैं, बट यहाँ पे अभी पॉलिनॉमियल्स बोल सकता हूँ मैं इनको ना। तो क्योंकि फाइनाइट है ना हमारे पास चीज़ें, तो पॉलिनॉमियल वाला केस है। अब देखो क्या है, अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनॉमियल की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन की इसके इक्वल टू 3 वाली इक्वेशन के, x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 के। तो आपने क्या करना है, देखो एक वेरिएबल है x1, एक वेरिएबल है x2, तो उतने प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनॉमियल बनेंगे जितने वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल मतलब एक x1 वेरिएबल है, एक x2 वेरिएबल है। अगर x3 वेरिएबल भी होता तो 3 प्रोडक्ट बनते पॉलिनॉमियल के। पॉलिनॉमियल है, एक पॉलिनॉमियल ये हो गया, एक पॉलिनॉमियल ये, है ना। तो एक पॉलिनॉमियल ये जो बना वो x1 के हेल्प से बना, ये पॉलिनॉमियल जो बना x2 की हेल्प से बनेगा। अब वो कैसे बनेगा देखते हैं। ये वाला पॉलिनॉमियल कैसे बनेगा, देखो x1 की वैल्यू क्या है, 0 और 1, मतलब 2 वैल्यू ले सकता है, इंटीजर वैल्यू लेनी है तो 0 और 1 ले सकता है, इसके बीच में कोई नंबर नहीं है, और 0 और 1 वैल्यू ले सकता है। तो z की पावर 0 प्लस z की पावर 1, z की पावर 0 का मतलब है 1, वो तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, z की पावर 0 का मतलब है 1, तो z की पावर 0 प्लस z की पावर 1, एक पॉलिनॉमियल इससे आ गया। x1 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब ऐसे लिख दिया उसे, उसको लिख दिया z की पावर 0 प्लस z की पावर 1। अब ये देखेंगे क्यों लिख रहे हैं हम ऐसे, बाद में देखेंगे। अभी x2 जो दूसरा वेरिएबल है वो है 0 से 2 के बीच में वैल्यू ले रहा है, तो मतलब 0 1 2 3 वैल्यू ले रहा है। तो z की पावर 0 प्लस z की पावर 1 प्लस z का स्क्वायर, 3 वैल्यू ले रहा है ना x2। तो क्या ऊपर जो पावर है ना वो x2 की वैल्यू समझो, 0 1 2, x2 वैल्यू ले रहा है 0 1 2, और x1 की वैल्यू z की पावर ऊपर, सम लगाना है बीच में, बस एडिशन लगाते रहना है। x1 की वैल्यू 0 1, तो वो z की पावर यहाँ चल रहा है, पहले वाले पॉलिनॉमियल में x1 की पावर, दूसरे वाले पॉलिनॉमियल में x2 की पावर 0 1 2, x2 की वैल्यू 3 है। अब देखो मेरी बात ध्यान से, इनको मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो क्या होगा देखना ध्यान से कि ये जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो क्या होता है, पावर ऐड होती हैं। जैसे z की पावर 1 है, z की पावर 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो z का स्क्वायर 2 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 1 पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ना x इंटू एक्स करते हो, एक्स स्क्वायर हो जाता है ना, 1 प्लस 1 पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में पावर। तो हो क्या रहा है देखो, इनका मैं कर क्या रहा हूँ वही कर रहा हूँ ना। देखो 0 इंटू 0 करूंगा ना, जब जैसे z की पावर 0 इंटू z की पावर 0, तो क्या होगा, z की पावर 0 ही बनेगा, क्योंकि 0 प्लस 0 तो 0 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके पहले इससे इसकी, इससे इसकी, इससे इसकी, फिर इससे इसकी, इससे इसकी, इसकी इससे, तो सबको सम में कर देते हैं ना, ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई। तो देखो z की पावर 0 हो गया, तो इसका मतलब ये पहला वाला चीज इसने देख लिया ना, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, ये वाला पहले वाला चीज जो हमने ये देखा था वो उसने पावर पावर में कर दिया कि x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो z की पावर 0 इंटू z की पावर 1, तो z की पावर 1 बचेगा। तो इसका मतलब अब इसने क्या किया, z की पावर 0 प्लस 1 किया इसने, 0 प्लस 1 1 हो गया, तो ये वाली चीज बन गई, 0 प्लस 1 का 1, तो z की पावर 1 आ गया, है ना। ऐसी z की पावर स्क्वायर आ जाएगा, इसकी इंटू इससे करोगे तो 2 प्लस 0, तो वो ये वाला केस हो गया 0 2 वाला, है ना। ऐसी 1 0 वाला केस, ये जो ऐड कर रहे हैं ना वो पावर उतनी आती चली गई, है ना। तो ये पावर्स में आती चल जाएंगी, जैसे z की पावर 0, z की पावर 1, z की पावर 2, z की पावर 1, z की पावर ऐसे मल्टीप्लाई करके, है ना। तो देखो ये चीज यहाँ बन रही है ऊपर, है ना, ये ऊपर वाली चीज। अब ये जो ऊपर वाली चीज है वो सम है, ये जो है ना चीजें ये सम है। तो सम क्या क्या आया, मतलब सम आया 0, सम आया 1, सम आया 2, सम आया 1, सम आया 2 आया, सम आया 3। अब इनको ऐड करेंगे तो पॉलिनॉमियल में क्या होता है कि कोफिशिएंट z की पावर 1 2 हैं तो 2z1 हो जाता है। तो इसका मतलब z1 ना, z की पावर 1 है ना, जो सम जो 1 आया वो दो बार ही आया, z1 है ना, इसका मतलब 2 बार ही आया वो। तो ध्यान से देखना ये कैसे हो रहा है चीज। अब z स्क्वायर है, तो पॉलिनॉमियल में क्या होता है, इसलिए मैंने पॉलिनॉमियल टाइप में लिखी उसे, क्योंकि वो पॉलिनॉमियल जो सम करते हैं ना, तो z स्क्वायर इंटू z प्लस जब करेंगे तो 2z स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो इस दो सम करके आया ना, देखो ये सम करके सम ही तो कर रहे हैं ऊपर इनकी पावर में, तो जो 2 आया ना सम करके, तो वो क्या वो दो बारी आया, मतलब जो दो सम आया ना वो एक बारी कभी इसकी इससे करके आया और एक बारी आगे आया था 1 और 1 की करके, है ना। तो वो 2 बारी आया सम, हमें तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। तो अब इसको ध्यान से रीड करना। अब जो ये टोटल जो सम करके बना देंगे हम, ये सम कर देंगे इनका पॉलिनॉमियल का, ये कोफिशिएंट अपने अपने z1 वाले आपस में z स्क्वायर वाले z स्क्वायर के साथ ऐसे करके हम सम कर देंगे, तो ये बना हमारा।
अब इसमें क्या, इसको रीड कैसे करना है, देखो सम 0 आया, जो जड़ी बार 0 मतलब सम 0 आया कितनी बारी, इसके आगे जितना कोफिशिएंट लगाया 1, जब कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 है, तो 1 टाइम आया, मतलब 1 इंटीजर सॉल्यूशन है जब सम 0 है, सम में इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ पे 0 है ना, अगर x1 प्लस x2 0 है ना, तो वो एक इंटीजर सॉल्यूशन होगा उसका, इस वाली रेस्ट्रिक्शन के लिए जो ये रेस्ट्रिक्शन लगा रही है ना x1 की वैल्यू ये, उसमें केवल एक इंटीजर सॉल्यूशन होगा जब वो 0 सम देगा। अब सम देगा 1, ये देख, इसका मतलब है सम देगा 1, मतलब x1 प्लस x2 की वैल्यू 1 आएगी, उसका कितने इंटीग्रल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे उसके 2, ठीक है। सम जब 2 दे रहा है वो x1 प्लस x2 सम 2 दे रहा है, तो उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है 2, 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे हैं जहां पे सम 2 आ रहा है। अब सम 3 आ रहा है, उसके लिए नंबर ऑफ ये सम जब 3 आ रहा है, ऊपर पावर मतलब सम 3 आ रहा है उन दोनों का x1 x2 का, और वो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है उसमें जब सम 3 आ रहा है, तो 1, आगे जो कोफिशिएंट है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिखा रहा है। तो हमारे वाले केस में जो हमें आंसर चाहिए था 3 के लिए चाहिए था ना, तो 3 के लिए तो एक जेड क्यूब का कोफिशिएंट देखेंगे, तो कोफिशिएंट जेड क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका मतलब 3 सम आने के इक्वल टू सम में 3 वैल्यू आने के कितने सॉल्यूशन है 1, ठीक है। तो ये आपने ऐसे करना है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो अभी आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन निकालो ऑफ द लीनियर इक्वेशन a1 a2 प्लस ऐसे करके a के इक्वल टू n करके, है ना, n है यहाँ पे। अब वो पहले हमारे पास 3 था 2, है ना, और इसमें वेरिएबल भी ज़्यादा हो गए, a1 a2 k हो गए वेरिएबल, है ना। यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन टेक्निक्स, जो जनरेटिंग फंक्शन की टेक्निक्स है, मतलब पॉलिनोमियल वाली चीज़ से, ऐसा नहीं बोला वो, ऐसे बोल रहा है इस वाली चीज़ से मत कराओ, ये तो नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, ये मतलब ये सिंपल चीज़ है, ये तो हम जनरली देखेंगे, बट ये हम कर नहीं सकते अगर हम ये लगाए ना अभी हम इनफाइनाइट वाले केस में आएंगे। अभी ये फाइनाइट वैल्यूज़ हैं 0 1 0 1 2 3, अब हम बोलेंगे कि वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू, तो दिक्कत आ जाती है। अभी देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 11 क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीरियर सॉल्यूशन निकालो इस इक्वेशन के, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं a1 a2 k वेरिएबल्स हैं a k तक, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे x1 x2 ले रखे थे उसने, यहाँ पे a1 a2 ले रहा है, तो भाई उसकी वैल्यूज कुछ पता ही नहीं है तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वेरिएबल इक्वल टू n दे रहा है, यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन टेक्निक से निकालना है व्हेन ai's की वैल्यूज क्या है, बोला ai में रेस्ट्रिक्शन। अब पहला पार्ट है इसका, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, जब ai's सारे ai's है ना, जो ai's मतलब सारे a1 a2 a3 सब के लिए बोल रहा हूँ, ai जब सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, उन पर रेस्ट्रिक्शन जो हम बोल रहे थे ना 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे केवल वो बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब नीचे का रेस्ट्रिक्शन है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट ऊपर कभी कितना भी ऊपर हो सकता है, 0 1 2 3 4, ai 0 है, 0 ले सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है 0 या 0 से बड़े, ai सारे ऐसे हैं, ठीक है। इनमें रेस्ट्रिक्शन ये है ai में 0 या 0 से बड़े, ठीक है। पहले ये वाला पार्ट अभी छोड़ देना, ये दूसरा पार्ट है अलग से क्वेश्चन का ना, हमें मतलब तो हमें क्या करना है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है जब n आएगा, सम करके इनको n आएगा और ai's वैल्यू ले रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड, अब ध्यान से देखना, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, वो zn का कोफिशिएंट होएगा। मैंने आपको बोला था कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम ये देखेंगे मल्टीप्लाई करके ये पॉलिनोमियल लिखेंगे, तो ये z, देखो ये सम, ये ऊपर पावर का मतलब है कि सम आया 3 और कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हुए ये आगे आता है उसके कोफिशिएंट। तो अब मैं बोल रहा हूँ इक्वल टू n है, मतलब सम इक्वल टू n है दे रखा है, अभी ये वाले इसमें n है ना, यहाँ पे देखो n है, तो इसका मतलब मेरे को zn, जो ये प्रोडक्ट जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो zn का कोफिशिएंट देखना है। तो zn का कोफिशिएंट जो होगा वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इस वाली इक्वेशन का, ठीक है। ये थोड़ा आपको क्लैरिटी हुई कि नहीं, मतलब ये इस है ना, z का n का कोफिशिएंट, अब वो बनाऊंगा अभी मैं इक्वेशन, बट z की पावर n का कोफिशिएंट होगा इन द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल बनाऊंगा ना उसमें zn का, क्योंकि सम n चाहिए ना, तो zn का कोफिशिएंट जो भी होगा वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। ये बड़े लेवल पे अब बात हो रही है ना, तो ठीक है।
तो अब मैंने क्या करा, अब मैं पहले पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट तो लिखूं, क्योंकि यहाँ पे देखो के वेरिएबल्स हैं, तो हर एक वेरिएबल के लिए आपका एक पॉलिनोमियल आता है, ठीक है। a1 एक वेरिएबल है, a2 वेरिएबल है, तो k वेरिएबल है तो k प्रोडक्ट्स बनेंगे, मतलब k एक प्रोडक्ट, एक पॉलिनोमियल ये, एक पॉलिनोमियल ये, ऐसे डेड एस करा हुआ मैंने, बीच में बहुत सारे ऐसे k तक बनेंगे, है ना। तो देखो पहले वाले a1 के लिए पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, देखो ए आई उसने बोला है सारे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ए आई ग्रेटर देन जीरो का मतलब है सारे ए आई, ए नॉट ए वन, है ना। तो पहले a1 से, सॉरी a1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, a2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये है ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू, ए आई मतलब आई कुछ भी हो, तो वो बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो मतलब मेरा जो पॉलिनोमियल बनेगा वो कैसा बनेगा, z की पावर 0, मैंने बोला था ना आपको z की पावर वो लेनी है जो वैल्यूज लेगा a1, तो a1 क्या क्या वैल्यू ले रहा है, 0 से बड़ी सारी वैल्यू ले रहा है, तो z की पावर 0, z की पावर 1 प्लस z का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये देख लो z की पावर 0 का मतलब है 1 है ना, ये 1 प्लस z की पावर 1 प्लस z का स्क्वायर, तो z के ऊपर जो पावर है ना, यहाँ पे z का 0 होना था वो 1 हो जाएगा, तो मतलब ठीक है। तो ये a1 क्या क्या वैल्यू ले रहा है, 0 1 2 एंड सो ऑन, तो ये पावर ऐसे करके बन जाएगी, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर एंड सो ऑन डेड एस। ये डेड एस क्यों हो रहा है अब यहाँ पे, क्योंकि फाइनाइट रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर ऊपर मैं बोलता लेस देन इक्वल टू 3 होता तो ये z की पावर 3 तक ही जाता, ठीक है। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ऊपर कुछ नहीं है, उसकी रेस्ट्रिक्शन मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है और बोला ऊपर चले जाओ, चलते चले जाओ, तो डेड एस इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप ऐसे करके निकाल रहे होते ना सॉल्यूशन, तो आप हर में वैल्यू चेक करते, फिर वो 0 x1 की वैल्यू 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे करना। तो ये पॉलिनोमियल में कैसे पॉसिबल हो पाएगा, अभी देखते हैं हम। पॉलिनोमियल से नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना कैसे पॉसिबल है, वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये इनफाइनाइट वाले का। तो ये 1 प्लस z स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना, z क्यूब मतलब x1 a1 जो 3 वैल्यू ले रहा है, तो ये z क्यूब एंड सो ऑन, ऐसी कुछ भी वैल्यू ले सकता है, तो z की पावर उतनी बढ़ती चल गई, तो इनफाइनाइट डेड एस कर दिया। इनटू अब a2 के लिए भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग टू a2 मैंने लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू a1 ये बनेगा पॉलिनोमियल, कॉरस्पॉन्डिंग टू a2 भी यही बनेगा, क्योंकि ए आई के लिए उसने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू सब ए आई के लिए, तो a2 के लिए भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू, तो मतलब z की पावर 0 z की पावर 1 z का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये a2 के कॉरस्पॉन्डिंग टू a के क्या होगा आपका 1 प्लस z स्क्वायर एंड सो ऑन, ये भी देखो सेम है ना, z की पावर 0 प्लस z की पावर 1 z का स्क्वायर, ये a2 के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि a2 क्या क्या वैल्यू ले रहा है 0 1 2, अब आप बोलोगे a2 तो नहीं दिया, ए आई बोल रखा है ना इसने, ए आई मतलब सब आई कुछ भी रख लो आप 1 2 3 4 जो भी थे k तक, वो सब 0 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, तो जो वैल्यू ले रहे हैं वो पावर में आएगी, z की पावर 0 प्लस z की पावर 1 z की पावर 2 एंड सो ऑन, ये a2 की वैल्यूज हैं। a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है a2 0 भी है, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, तो ये सारी z की पावर में आपने पहुंचा दी है, z की पावर 1 z की पावर 2 z की पावर 3 जो वैल्यू ले रहा है वो ना, z की पावर 4 एंड सो ऑन डेड एस, ठीक है। ये a2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉलिनोमियल बन गया, सेम ही बनेगा क्योंकि वो सबके लिए रेस्ट्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा है, तो z की पावर 0 से स्टार्ट होगी, z की पावर 0 मतलब 1 से स्टार्ट प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू a के आपका ये पॉलिनोमियल बन गया, कॉरस्पॉन्डिंग टू a2 आपका ये बन गया, एंड डेड एस बीच में डेड एस लगा दिया, कि मतलब a3 होता तो उसके लिए भी है ना, ये सारे बीच में डेड एस करते, सबके लिए नहीं लिख रहे हैं। तो ये k टाइम्स बनेगा प्रोडक्ट, k पॉलिनोमियल है तो k टाइम इनका प्रोडक्ट हो रहा है, एक सीरीज का, मतलब एक सीरीज बोलेंगे इस केस में, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट है टर्म्स है ना, प्लस प्लस करके, तो ये सीरीज का k टाइम से इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट क्यों निकाल रहा हूँ, जो प्रोडक्ट करके कुछ आएगा ना उसमें जो z, अब देखो प्रोडक्ट में जब z की पावर n का कोफिशिएंट देखूंगा ना मैं इस प्रोडक्ट में, तो वो आएगा जब सम n आ रहा हो, यही इसी चीज का सॉल्यूशन, जब सम n आ रहा हो तो उसके आगे वाला जो चीज होता है वो होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जब इक्वल टू n है चीज, तो इस वाली इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, है ना, कितने a1 a2 ak हैं जो सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जो इसमें पुट करके n देंगे वैल्यूज तो वो zn का कोफिशिएंट होगा ना, तो हमने उसको ही निकालना है। तो प्रोडक्ट को हमारा मकसद है इस प्रोडक्ट को देखना, इस प्रोडक्ट को निकाल के उसमें zn जो होगा प्रोडक्ट है ना, इसमें जो मल्टीप्लाई करके zn का कोफिशिएंट देखना, तो वो हमें आंसर देगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन जो इक्वल टू n करके है, zn का कोफिशिएंट है ना, ठीक है। तो वी नो दैट, अब हमारे को ना हम यूज किससे करेंगे देखना, अब एक चीज आपने
ये आपको मैंने जनरेटिंग फंक्शन वाली चीज़ों में बता रखा है कि 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन जो है ये इक्वेशन है इक्वल टू, इसको जब ये सीरीज होती है ना ये डेड करके इन्फिनिट सीरीज, इसका जो सम होता है वो होता है 1/1 माइनस जेड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस जेड की पावर -1। ठीक है, जैसे ये नीचे है ना तो इसकी पावर -1 भी बोल सकते हैं इसको, ऐसे 1/z बोल, जैसे 1/1 माइनस जेड बोलो या 1 माइनस जेड की पावर -1, इसका सेम मतलब है। इसको नीचे ले आओ 1/1 माइनस जेड लिख लो या ये लिख लो, तो मतलब 1 माइनस जेड की पावर -1 को जब हम खोलते हैं तो ऐसे खुलती है वो 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। ये जनरेटिंग फंक्शन वाले सबसे पहली वीडियो में ये सारे मैंने फॉर्मूले बताए थे, 1 माइनस जेड की पावर -1 को ऐसे खोलते हैं। ठीक है, 1 माइनस जेड की पावर -1 का मतलब है 1/1 माइनस जेड। ठीक है, तो वो जो पहली टर्म है ना, जो ये पहली वाली चीज़ है, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ 1/1 माइनस जेड। मैंने अभी बोला आपको ये फॉर्मूला है, एक टर्म के लिए कितना है 1/1 माइनस जेड। ठीक है, तो उसको लिख दिया मैंने पहले वाले के लिए। दूसरी वाले के लिए जो a2 के कॉरस्पॉन्डिंग था वो भी 1 प्लस जेड स्क्वायर था, सेम था, तो उसको भी 1/1 माइनस जेड लिख दिया। इसके लिए भी 1/1 माइनस जेड, एंड डैश डैश बीच वाले जितने भी हैं उनके लिए भी, एंड ऐसे करके लास्ट वाले के लिए जो ए के वो के लिए था 1/1 माइनस जेड, क्योंकि वो भी सेम था 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो उसको भी 1/1 माइनस जेड से रिप्लेस कर दिया। इससे क्या मिला मुझे, 1/1 माइनस जेड की पावर के बन गया है, क्योंकि ये देखो नंबर ना, एक नंबर नीचे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है के बारी, तो उसकी पावर के होगी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस जेड की पावर माइनस के। देखो इसको ऊपर ला सकता हूँ मैं, ये ऐसे समझो 1/2 की पावर के है, तो मतलब इसको मतलब 2 की पावर माइनस के लिख सकता हूँ, 2 की पावर के को ऊपर ला सकता हूँ, तो ऐसे 1 माइनस जेड जो 2 का काम कर रहा है ऐसे करके समझो, है ना। तो 1/जेड से मतलब इसको ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस जेड की पावर माइनस के, जो भी नीचे है उसको ऊपर ला सकते हैं अगर 1 के नीचे है ना, तो क्या। अब इसको मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं जनरेटिंग फंक्शन वाले में, 1 माइनस जेड की पावर -1 को आप, उसका फॉर्मूला ये होता है खोलने का 1 प्लस समेशन r 1 से इन्फिनिटी जेड की पावर में खोल सकता हूँ मैं इसको 1 माइनस जेड की पावर -k को, वो क्या लिख सकता है, पहली टर्म 1 होगी प्लस ऐसे करके दूसरी टर्म होगी c k -1 प्लस r, ये क्या चीज़ है, कॉम्बिनेशन वाली चीज़ है। CNR का मतलब है, अगर मैं CNR बोलता हूँ वो है NCR, एक ही बात है, कॉम्बिनेशन वाला n चूज r, कॉम्बिनेशन मतलब इसे n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल क्या चीज़ है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n तक, तो उसे n फैक्टोरियल बोलते हैं। n फैक्टोरियल मतलब है 1 से लेकर n तक सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। r फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर r तक सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर, तो ऐसे करके अंदर देखूँ तो ऐसा कुछ होता है। तो आप ऐसे अगर आप देखोगे तो रिवाइज कर सकते हो कि कॉम्बिनेशन वाली चीज़ क्या होती है, NCR मतलब n फैक्टोरियल 1 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, फिर फैक्टोरियल ऐसे होता है, उससे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप देख लो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था, समेशन r 1 से इन्फिनिटी c k -1 प्लस r कॉमा r। ठीक है, इसका नोटेशन दो तरीके से नोटेट करते हैं, NCR और CNR, या ऐसे भी नोट कर लो या NCR डिनोट कर लो। तो यहाँ पे हम ये n की जगह ये काम कर रहा है, ये r की जगह दूसरा टप्पल है ना, समेशन गोइंग फ्रॉम r1 टू इन्फिनिटी ZR जेड की पावर r। अब हमने देखना है, देखो इसका इसने प्रोडक्ट करके ऐसे खोल दिया, हमें क्या चाहिए, देखो हमारा आसान हो गया ना अब काम, वो जो प्रोडक्ट थे सारे वो हमने इसे छोटे करके फिर हमने ऐसे पावर बना दिया। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है तो हमने ये लगा दिया। अब हमने क्या देखना है कि जेड की पावर n का कोफिशिएंट देख रहे थे ना हम, क्योंकि जेड की पावर n का कोफिशिएंट हमें ये बताएगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब सम n आ रहा है, तो जेड की पावर n का कोफिशिएंट वो आएगा। तो इस वाले प्रोडक्ट में जो ये था इसमें हम जेड की पावर n का कोफिशिएंट देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं क्या आएगा वो। तो देखो अब देखो इसमें देखो जेड की पावर 0 का कोफिशिएंट 1 है, ये जेड की पावर 0 1 का मतलब है जेड की पावर 0, तो जेड की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ठीक है जेड की पावर 0 को 1 दिख रहा है, मैं जेड की पावर n का दिख रहा है, तो r की जगह जब इस समेशन का मतलब क्या है समेशन r 0 से इन्फिनिटी का मतलब क्या है, r की वैल्यू पहले 1 पुट करो इसमें, तो जेड की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, c k -1 प्लस 1 कॉमा 1, ये आपका है r की वैल्यू जब 1 पुट करी, मतलब जेड की पावर 1 का कोफिशिएंट, प्लस जेड की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है, c k -1 प्लस 2 कॉमा 2 जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये हो गया। आर की जगह 2 पुट करा है, समेशन का मतलब ये होता है, ये भी मैंने आपको जनरेटिंग फंक्शन वाली बताया था, आर की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा सम का एक पार्ट, प्लस ऐसे करके कि समेशन पूरा इन्फिनिटी तक चल रहा है, जेड की क्यूब का कोफिशिएंट है ना, तो ऐसी जेड की पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा आर की जगह n पुट करना पड़ेगा, सिंपल है। जेड की आर की जगह n पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी आर की जगह n पुट करो, यहाँ पे भी आर की जगह n, तो क्या आएगा c k -1
प्लस आर की जगह एन कॉमा एन, जेड की पावर एन का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब उसके आगे जो चीज़ है नंबर, ये नंबर ही आएगा एक, ये सी के मान, ये तो नोट, ये कॉम्बिनेशन, ये फैक्टोरियल वेक्टोरियल से एक नंबर बनेगा, तो वो नंबर क्या आएगा, सी आर की जगह एन पुट करके आएगा, क्योंकि जेड की पावर एन का कोफिशिएंट आर की जगह एन, तो ये वो नंबर आएगा सी के माइनस वन प्लस एन कॉमा एन, ये इस कॉम्बिनेशन से निकलेगा। ठीक है, अब या तो आप यही आंसर दे दो कि ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होगा ये, क्योंकि एक्स जेड की पावर एन का कोफिशिएंट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो या ये हो गया, या आप ना एक कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है एन सी एन आर इक्वल टू होता है सी एन कॉमा एन माइनस आर, या वो दूसरी नोटेशन से एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, फैक्टोरियल में ये दोनों चीज सेम होती है, एन सी एन कॉमा आर इक्वल टू सी एन लिखो, यहाँ पे एन ही लिखो, और दूसरे वाले को क्या चेंज कर दो एन माइनस आर से, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले में डाल के, है ना। तो मैंने क्या किया, या सी एन को सेम ही रहने दिया और एन माइनस आर दूसरे वाले में लिखा, ये आर की जगह एन है मतलब यहाँ पे, तो एन माइनस आर, तो ये माइनस ये किया तो के माइनस वन बचेगा, तो ये वाला आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब सम इक्वल टू एन दे रहा हो, A1 A2 A करके, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये है। अब इसको और कैलकुलेट करना तो ये ऐसे बनेगा के माइनस वन प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू के माइनस वन फैक्टोरियल ना, बट आपने इतना ही छोड़ देना है ये कॉम्बिनेशन करके, वैसे ही फैक्टोरियल में तोड़ के होता है, बट आपने इतना आंसर छोड़ देना है कि इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है उस इक्वेशन के जो हमें दिया था ए पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। अब दूसरा पार्ट उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जब ए आईज क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, ठीक है। बी पार्ट है नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन के निकालो इक्वल टू एन करके, जब ए आईज सारे ए आईज क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू वन, देखो क्या चेंज आएगा। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थे तो जेड की पावर जीरो से स्टार्ट हुआ था, 0 1 2 वैल्यूज है ना, ए नॉट ए आईज की वैल्यू जीरो से बड़ी, जीरो है जीरो से बड़ी भी है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे जेड की पावर 1 से स्टार्ट होगा सारे, मतलब A1 के कॉरस्पॉन्डिंग जेड की पावर 1 से, है ना। ऊपर जो जो वैल्यू लेगा, है ना, तो अभी देख लेते हैं। तो अब देखो वी हैव, जो हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगा, देखो कोफिशिएंट पॉलिनोमियल क्या बन जाएंगे अब, A1 के कॉरस्पॉन्डिंग, A1 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो A1 क्या है, क्या क्या वैल्यू ले रहा है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है A1, तो जेड की पावर 1 प्लस जेड का स्क्वायर एंड जेड का क्यूब एंड सो ऑन डैश। डैश क्यों है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऊपर कोई लिमिट नहीं है, तो ऊपर कितना भी बढ़ता चलेगा, डैश सीरीज हो गई। दूसरा आपका क्या हो गया, A2 भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो A2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो जेड की पावर में क्या क्या डालना है, जो A2 की वैल्यू ले सकता है A2, तो 1 2 3, तो जेड की पावर 1 प्लस जेड का स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब एंड सो ऑन। तो ये आपका दूसरा के लिए A2 के कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसी A के कॉरस्पॉन्डिंग, ये A के कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट डैश कर दिया बीच में, सबके लिए आता रहेगा A3 A4, ऐसी A के लिए आ गया जेड प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन, क्योंकि A के भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो जेड की पावर 1 से स्टार्ट होगा, और 2 3 जो A के वैल्यू ले 1 से बड़ा जो भी है ना, जेड की पावर 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। जेड की पावर में वो चीज होती है जो वैल्यू ले रहा है A1, जैसे A1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉलिनोमियल बना रहा हूं ना, पहला वाला A1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो A1 वैल्यू क्या क्या ले रहा है 1 2 3 4, तो जेड की पावर 1 जो वैल्यू ले रहा है ना A1, तो जेड की पावर में आएगा 2 3 ऐसे। ऐसे A2 क्या क्या वैल्यू ले रहा है, इसमें तो सारे ही सेम ले रहे हैं ना, तो सबकी लिए पावर सेम रहेगी, सबके A2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी A3 के है ना, क्योंकि सारे सेम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इसको के टाइम प्रोडक्ट कर रहा है, के है ये, है ना, A1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये है, A2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉलिनोमियल है, ऐसी के कॉरस्पॉन्डिंग। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि जैसे ऐसे रहता है ना, जेड से स्टार्ट हो रहा है कुछ चीज़, तो आप जेड को कॉमन ले लो, तो जेड को कॉमन लिया आपने, मतलब कॉमन लेते हैं ना कुछ चीज़, तो कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर, 1 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि एक जेड की पावर कॉमन आ गई, प्लस जेड स्क्वायर था तो एक जेड कॉमन आ गया तो जेड बचेगा, प्लस जेड 3 था तो जेड का स्क्वायर 2 पावर बचेगी, जेड स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन डेड एस, प्लस जेड कॉमन आया तो 1 प्लस जेड स्क्वायर, ऐसी सेम इसके लिए भी है ना, जेड कॉमन आया तो वहाँ पर 1 बचेगा, फिर 2 पावर थी तो एक बाहर आ गई है ना जेड, एक तो 1 पावर हो गई, तो ये 3 वाला 2 हो गया, ऐसे जेड एस, ऐसी लास्ट वाले के लिए भी जेड कॉमन ले लिया, तो ऐसे। अब ये कितने बारी हैं, के पीसेज हैं, के बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जेड की पावर के, देखो मल्टीप्लाई तो इधर उधर कर सकता हूँ ना मैं इनको, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो जेड की पावर कितनी हो गई 5 ऐसी, और इसको मैंने वो वाले फॉर्मूले में तोड़ दिया 1/1 माइनस जेड,
जो मुझे पता है इसका फॉर्मूला होता है, तभी मैंने इसको जेड कॉमन लिया कि जेड का नहीं पता था मुझे फॉर्मूला, बट तो मैंने इसको करके ये वाली चीज़ का फॉर्मूला पता, तो 1/1 - z, इसका भी 1/1 z, ये जेड जेड मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर जेड की पावर के, अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या हो गया 1 - z की पावर के। अब यहाँ पे क्या फालतू आ गया, देखो जेड की पावर के फालतू आया, बाकी ये पिछले बार की तरह ही है, ठीक है, पिछले बार की तरह ही है ये जेड की पावर के 1 - z की पावर माइनस के, ठीक है। अब इसमें हमने किसका कोफिशिएंट देखना है, ध्यान से देखना, इस वाली चीज़ में हमने कोफिशिएंट देखना है जेड की पावर एन का ही, जेड की पावर एन का ही कोफिशिएंट जो होगा वो आपको बताएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब इक्वल टू एन करके आ रहा हो, है ना। रेस्ट्रिक्शन अलग हो गया बस यहाँ पे, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखने हैं उस केस में। तो जेड की पावर के को मैंने बाहर ही रहने दिया, और इसको मैंने फॉर्मूला मुझे पता है 1 - z की पावर माइनस के पहले वाले की तरह ही ऐसा कुछ होता है समेशन, ठीक है, समेशन ऐसा कुछ होता है। अब मैं जेड की पावर के को अंदर ले जा रहा हूँ मल्टीप्लाई करने में, तो जेड की पावर के की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो जेड की पावर के प्लस जेड की पावर के की इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगी, तो आर में आप समेशन है ना ये, तो आप बोलोगे कैसे करना है, तो इसमें आर प्लस के कर दो बस सीधे, हर में के मल्टीप्लाई होगा ना तो प्लस हो जाती है ना पावर, तो जेड की पावर आर प्लस के हो जाएगा नीचे यहाँ पे, तो जैसे के से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके बाद आर प्लस के, हर टर्म आर की पावर 1 डालोगे तो उसमें भी जेड की पावर के से आगे ही बढ़ जाएगा, मतलब जेड की पावर के मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, मतलब मल्टीप्लाई मतलब प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा सीरीज समेशन ये बन जाएगा, ठीक है। समेशन का मतलब तो मैंने बताया ना आपको, आर की पावर 1 पहले पुट करा तो जो बनेगा, आर की पावर 1 पुट करा तो मेरा जेड की पावर के प्लस 1 और सी के माइनस 1 प्लस 1,1 ये बना, प्लस समेशन का मतलब ये है, सम मतलब सम चलते चले जाओ, आर की वैल्यू 2 पुट करो फिर सम लगा दो, प्लस लगा दो, ऐसे करके कि इनफाइनाइट चीज़ है, ठीक है, प्लस डेट करके सम मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, बोला आर की वैल्यू 1 पुट करो, आर की वैल्यू 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 करो ना, बट हमें चाहिए क्या, जेड की पावर एन का कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब देखो हमारा सम ऐसा कुछ बन चुका है जो के से स्टार्ट हो रहा है पावर, और के की पावर आगे बढ़ती चली जा रही है ना, के से आगे। तो अब देखो कोफिशिएंट ऑफ जेड की पावर एन क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना आप, जेड की पावर एन का कोफिशिएंट कहाँ से मिलेगा, देखो के ना, के तो एन नहीं है ना, के से एन तो आगे ही है के से, है ना, तो के से स्टार्ट हो रही है चीज़। अब दूसरा वाला देखना, आर की वैल्यू 1 डालोगे अगर आप, तो जेड की पावर क्या मिलेगी आपको, के प्लस 1, ठीक है, तो के प्लस 1 का कोफिशिएंट तो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अब आर की वैल्यू 2 डालोगे तो जेड की पावर क्या हो जाएगी, के प्लस 2, उसका भी कोफिशिएंट नहीं चाहिए मुझे सम में ना, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या पुट करूं मैं, जो कि मुझे जेड एन का कोफिशिएंट मिल जाए। तो देखो आर की वैल्यू अगर मैं एन माइनस के पुट करूं, तो ध्यान से देखना, आर की वैल्यू अगर एन माइनस के पुट करूं तो देखो जेड की पावर प्लस के प्लस एन माइनस के, आर की जगह मैंने एन माइनस के पुट किया इसमें समेशन में ना, सम जब चल रहा है, सी के माइनस 1 प्लस एन माइनस के कॉमा एन माइनस के ऐसे करके, ठीक है। अब एन माइनस के जैसे पुट करें तो के से के कैंसिल हो जाएगा, जेड की पावर एन बचेगा, तो उसका कोफिशिएंट आ जाएगा कोरस्पॉन्डिंग, तो ये के माइनस 1, के से के यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, ये एन माइनस 1 कॉमा एन माइनस के, तो जेड की पावर एन का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आपको समझ आया ना, ये एन कब होगा, चलो आप ये बोलो ना, ये पावर एन कब होगी, जब आर की वैल्यू क्या होगी, ये पावर मेरे को के प्लस आर इक्वल टू एन करना है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से एन माइनस के, तो अगर आर की वैल्यू एन माइनस के डालोगे तो जेड की पावर एन आएगा, उससे आर की वैल्यू जैसे एन माइनस के पुट करोगे तो जेड की पावर एन आएगा, और तो एन माइनस के पुट करते रहो तो उसका कोफिशिएंट आ जाएगा जेड की पावर एन का, जब आर की जगह एन माइनस के पुट करोगे, ठीक है। तो आप करके देख लो ना, एन माइनस के पुट करोगे तो के से के कैंसिल होगा, जेड की पावर एन बचेगा, तो उसका कोफिशिएंट हम निकाल देंगे। तो हमने देखा उसका कोफिशिएंट बनेगा के माइनस 1 प्लस आर की जगह एन माइनस के डाल दिया, आर की जगह एन माइनस के डाल दिया उसमें, है ना, तो जेड की पावर एन का कोफिशिएंट वही होगा, क्योंकि इसके वो जो यहाँ पे है ना, ये जेड की पावर एन बन जाएगा, तो उसका कोफिशिएंट चाहिए हमें, तो कोफिशिएंट से मतलब है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिखाता है, वो इक्वल टू जब एन वाला केस है ना हमारा पास सम, तो उसका, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने बोला था एन सी आर, सी एन कॉमा आर कॉमा लिख सकते हैं, सी एन कॉमा एन माइनस आर, तो क्या हो गया ये आपको हम लिख देंगे सी, देखो की से के कैंसिल हो गया, तो एन माइनस 1 ये रहा, ठीक है। अब इसको या ये लिख लो, या आपको अगर नीचे से ना आपको एन हटाना है तो आप क्या कर सकते हो, सी इसको सेम रखोगे और इसमें से माइनस ये करोगे, तो
तो कितना बचेगा, n-1 माइनस n प्लस k, तो n से n कैंसिल होगा तो k-1। तो ये आपका क्या हो गया, ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब सी n r या सी पहले वाले को सेम रहने दो, दूसरे वाले को n-r कर दो, तो वो दोनों सेम आती हैं कॉम्बिनेशन दोनों का। तो पहले वाले को सेम रहने दो, दूसरे वाले को दोनों का माइनस कर दो, तो k-1। तो ये कोफिशिएंट या तो ये लिख दो या फिर ये भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस वाली इक्वेशन के a1 a2 an इक्वल टू n वाली a के इक्वल टू n वाले केस के लिए जब n लाना था, और रेस्ट्रिक्शन क्या है, ai इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, उस केस के लिए आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, cn-1 k-1, ये नंबर आएगा। ये आप झंझट मत लो कि सी से क्या है, ये नंबर है, ठीक है। तो ये ऐसे निकालते हैं आपको इंटीजर सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको समझ आई, अब पता नहीं समझ आई है कि नहीं, बट जैसी भी लगी वो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना, एक बार और देखना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।